नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल नॉन टेक स्टडी में। आज हम बात करेंगे एसएससी सीजीएल 23 टीयर 1 में आई हुए इंग्लिश के क्वेश्चंस एंड टुडे विल बी द लास्ट शिफ्ट ऑफ 14 जुलाई, यानी जो 5:15 PM पर जो हमारा शिफ्ट हुआ था उस शिफ्ट में आए हुए इंग्लिश के वो सारे 25 क्वेश्चंस करने वाले। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। एंड दीज एग्ज़ाम जिसे मैंने क्वालिफाइड किया है आरआरबी एनटीपीसी 2019 जो कि रेलवे का है, रेलवे एग्ज़ाम्स, और उसके बाद एसएससी में CHSL 21 एंड एसएससी सीपीयू। तो चलिए आज के इस सीरीज में देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चन आए हुए हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है एरर फाइंडिंग के क्वेश्चन। यहाँ पे सेगमेंट में डिवाइड किया गया है एक सेंटेंस को और हमें बताना है कि किस वाले पार्ट में एरर है। क्वेश्चन क्या हमारे पास है, द अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स विल बी इंश्योर्ड इफ दे ऑल ट्राइड टू सबमिट द प्रपोजल्स ऑन टाइम। चेक करते हैं वन बाय वन। द अवेलेबिलिटी, यहाँ पे ये वाला हुआ हमारा मेन सब्जेक्ट, ठीक है। मेन सब्जेक्ट कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो हमारे पास वर्ब आएगा वो सिंगुलर आएगा। उसके बाद क्या है हमारे पास, प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन के बाद ये जो दिया है वो क्या हुआ, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन। फंड्स, विल क्या हुआ हमारा, हेल्पिंग वर्ब। तो किसके लिए आता है वर्ब, हमारा सब्जेक्ट के लिए। तो सब्जेक्ट क्या है, अवेलेबिलिटी, इसके लिए वर्ब आ गया विल। विल के बाद हमेशा याद रखिए कौन सा फॉर्म आता है, बेस फॉर्म। क्यों आता है, क्योंकि विल एक मॉडल फॉर्म है और मॉडल के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म आता है, तो बी यहाँ पे करेक्ट है। बी एंश्योर्ड, बी के बाद एंश्योर्ड यानी थर्ड फॉर्म लिया है, इसका मतलब क्या होगा कि सेंटेंस कैसा है, पैसिव वॉइस में, तो ये भी करेक्ट। इफ कंजक्शन, दे ऑल ट्राइड टू, दे हुआ हमारे पास सब्जेक्ट, और ये जो ऑल है, ऑल का हमेशा रूल याद रखिए कि जब हम किसी चीज़ को लिखते हैं ऑल को, ऑल के साथ, तो जो हमारा सब्जेक्ट होगा उसको ऑल के बाद ही लिखा जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑल दे। इफ़ ऑल दे ट्राई टू सबमिट द प्रपोजल्स, ये यहाँ पे करेक्ट होगा। जैसे यहाँ हमारे पास एक कोई सा पार्ट है सेंटेंस का, माई ऑल फ्रेंड्स, क्या ये सही होगा या फिर ये सही होगा, ऑल माई फ्रेंड्स। यहाँ पे याद रखिए कि ऑल के बाद हम किसी चीज़ को ऐड करेंगे, तो यहाँ पे ये वाला पार्ट, जैसे माई को पहले यूज कर दिया तो ये इनकरेक्ट होगा, ऑल के बाद हम माई को यूज करेंगे तो ये वाला पार्ट सही होगा। इसी तरह यहाँ पे है, ठीक है। तो इस वाले पार्ट में हमारा गलती है, यानी इंश्योर्ड इफ दे ऑल ट्राइड, ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव दैट गॉड और गॉड्स एग्जिस्टेंस, यानी जो ईश्वर पर बिलीव नहीं करता उसे क्या बोलते हैं, अथीस्ट। थीस्ट का उल्टा, थीस्ट का मतलब बिलीव करना, अथीस्ट यानी नॉट बिलीव इन गॉड, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है, ईडीएम है हमारे पास, शार्प प्रैक्टिस। शार्प प्रैक्टिस को ऐसे याद रख सकते हैं कि जैसे कोई एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो दोनों तरह से कैसा है, तीखा है, ठीक है। तो ये हमेशा दूसरे को क्या करेगा, हार्म करेगा, ठीक है। दोनों साइड से अगर शार्प है तो हमेशा क्या करेगा, हार्म करेगा। तो ऐसा इडियम एंड फ्रेज का मतलब क्या होता है, डिसऑनेस्ट, दूसरों को हमेशा हार्म करने वाला, डिसऑनेस्ट। इसको याद रखिए कि शार्प प्रैक्टिस का मतलब क्या होता है, डिसऑनेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है पैराजंबल के। ओके, तो 4 पार्ट दिया है, इन्हीं को ऐड करके एक नया मीनिंगफुल पैसेज बनाना है। तो हमने क्या सीखा था कि सबसे पहले हम कौन सा पार्ट चूज करेंगे, जो इंट्रोडक्टरी पार्ट होगा, वो हमारा फर्स्ट पार्ट होगा, ठीक है। उसके बाद अगर ये मिल गया और ऑप्शन सेम टाइप के हैं तो उसके बाद हम एक दूसरे का रिलेशन निकालेंगे। चलिए स्टार्ट करते, क्या है यहाँ पे, सबसे पहले ऑप्शन देखते हैं हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है, बी है, डी है, सी है, ए। यानी अगर हमें फर्स्ट पार्ट पता चल जाए तो हम इस पैराजंबल को सॉल्व कर सकते हैं। तो ए वाले पार्ट में क्या है, बट द क्वेश्चन दैट परहैप्स, यानी बट क्या हुआ, एक प्रीपोजिशन। तो कोई भी सेंटेंस प्रीपोजिशन से स्टार्ट नहीं होता, यानी फर्स्ट पार्ट हमारा ए नहीं होगा। द मर्चेंट फॉर इंस्टेंस मस्ट सप्लाई परफेक्ट एंड प्योर थिंग्स टू द पीपल, यानी द मर्चेंट यहाँ सब्जेक्ट हो सकता है। अगला पढ़ते हैं, रस्किन बिलीव्स दैट इन एवरी सिविलाइज सोसाइटी देयर एग्जिस्ट 5 इंटेलेक्चुअल प्रोफेशंस। कौन कौन से, सोल्जर्स, पेस्टर, फिजिशियन, लॉयर एंड मर्चेंट, यानी सी भी हमारा फर्स्ट पार्ट हो सकता है। पर्सन्स बिलोंग टू दीज प्रोफेशंस आर एक्सपेक्टेड, अब ये किसकी बात कर रहा है, दीज प्रोफेशंस, यानी प्रोफेशन को पहले बता दिया है। तो पहले कौन, प्रोफेशन कौन कौन से हैं जो किस पार्ट में बताया गया है, सी में, यानी सी के बाद ही डी होगा, ठीक है। सी के पहले डी नहीं हो सकता, सी के बाद ही डी होगा। और दूसरी बात, डी से स्टार्ट नहीं हो सकता सेंटेंस, ठीक है।
अच्छा, हमारा कौन कौन सा पार्ट आया स्टार्ट में होने वाला? बी एंड सी। बी में क्या था? द मर्चेंट फॉर इंस्टेंट मस्ट सप्लाई परफेक्ट एंड प्योर थिंग्स टू द पीपल। अब यहाँ पे देखिए कौन सा मर्चेंट की बात कर रहा है? द यानी डेफिनिट आर्टिकल, यानी ऐसी व्यक्ति की बात कर रहा है जो पहले ही जिसके बारे में बता दिया गया है। यानी हम अगर हम द का यूज कर रहे हैं तो इसका मतलब ये क्या हुआ कि उस मर्चेंट की बात कर रहे हैं जो पहले ही उसके बारे में डिफाइन कर दिया गया है। यानी ये पहला पार्ट नहीं होगा। यहाँ पे देखिए किसी पार्ट में मर्चेंट होगा, ठीक है, तो हमारा पहला पार्ट बी नहीं होगा तो सी होगा। ठीक है, सी होगा तो चेक कर लेते हैं सी, ऑप्शन नंबर थर्ड। रस्किन बिलीव्स दैट इन एवरी सिविलाइज्ड सोसाइटी देयर एग्जिस्ट 5 इंटेलेक्चुअल प्रोफेशंस, जिसमें से ये है। उसके बाद डी, अ पर्सन बिलोंग्स टू दीज प्रोफेशंस आर एक्सपेक्टेड टू परफॉर्म देयर ड्यूटी कैसे? ऑनेस्टली। उसके बाद बी, द मर्चेंट। अच्छा, ये मर्चेंट कौन कौन सा है? देखिए ये जो 5 प्रोफेशन बताया था उसमें से था एक सोल्जर, टेस्टर, फिजिशियन, लॉयर एंड मर्चेंट। फिर उसके बाद इस मर्चेंट के बारे में ऑप्शन नंबर बी में बताया गया है, तो डी के बाद बी, द मर्चेंट फॉर इंस्टेंस मस्ट सप्लाई परफेक्ट एंड प्योर थिंग्स। उसके बाद ए, बट द क्वेश्चन दैट perturbs Ruskin's mind is what social pressure can be exercised against the dishonest person। ठीक है, तो ये हमारा करेक्ट ऑर्डर हो जाएगा। यहाँ पे परटर्ब का मतलब क्या होता है? डिस्टर्ब। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5, अगेन वी हैव अ क्वेश्चन ऑफ पैराजंबल। सेम क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, इसमें ऑप्शन क्या क्या हमारे पास? डी से है या बी से है, यानी फर्स्ट पार्ट या तो डी होगा या बी होगा। ठीक है, वैसे भी देखिए फर्स्ट पार्ट में ए वाले में क्या दिया? बट, तो ऐसे भी ए से स्टार्ट नहीं हो सकता। बी और डी में चेक करते हैं। द स्ट्रेंज चाइल्ड इज द स्टोरी ऑफ अ यंग गर्ल। स्ट्रेंज चाइल्ड एक स्टोरी का नाम है, द स्ट्रेंज चाइल्ड। क्या है ये? स्टोरी ऑफ अ यंग गर्ल। कौन सा गर्ल? जो बिलीव करती है सी इज़ द ओनली वन ऑन द प्लेनेट, जो बिलीव करती है कि वो है, वही केवल है जो प्लेनेट पर है। हर पेरेंट्स सिंपली वैनिस्ड इनटू थिन एयर ऑन वन डे। सी ट्रेवल्स द वर्ल्ड इन सर्च ऑफ नवाडा। अच्छा, यहाँ पे सी किसके लिए यूज किया गया है? उस गर्ल के लिए, यंग गर्ल। हर पेरेंट यानी यंग गर्ल, तो पहले तो कौन सा आएगा? बी ही आएगा, उसके बाद ही सी और डी आएगा। यानी ऑप्शन हमारा जो फर्स्ट था, जो डी से स्टार्ट था, ये इनकरेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन हमारे पास बचे हैं बी, ए एंड सी। चेक करते हैं कि बी के बाद क्या होगा, क्या ए होगा या सी होगा या डी होगा। अब यहाँ पे देखिए, बट सी हैज़ नो आइडिया एंड आंट एंड अंकल आर वेटिंग फॉर हर। बट यानी प्रिपोजिशन, उसके बारे में निगेटिव फैक्ट दे रहा है। तो जब हम किसी सेंटेंस में किसी सब्जेक्ट को चूज करते हैं तो सबसे पहले उसके बारे में हम कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देते हैं पॉजिटिव, और उसके बाद अगर नेगेटिव देना है तो उसके बाद जब ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हो जाएगा उसके बाद हम नेगेटिव सेंटेंस को स्टार्ट करेंगे। यानी अगर हम बात करें किसकी? यंग गर्ल का, हु बिलीव्स इज ओनली वन ऑन द प्लेनेट। उसके बाद लिखा है क्या है यहाँ पे? हर पेरेंट सिंपली वैनिश इनटू थिन एयर वन डे। सी ट्रेवल्स द वर्ल्ड इन सर्च ऑफ नेवडा बिकॉज सी एस्पायर्स टू रिसाइड इन द मोज़ैब डेजर्ट। उसके बाद लिखा है बट सी हैज़ नो आइडिया एंड आंट एंड अंकल आर वेटिंग फॉर। यानी ये दोनों पार्ट उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है और ये उसका निगेटिव पार्ट है। तो पहले इन दोनों को यूज करेंगे, फिर ए पार्ट, यानी ए कहाँ पे होगा? सबसे लास्ट में। तो ऐसा ऑप्शन केवल इसमें है, बी से स्टार्ट और ए से लास्ट। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6, पैसिव वॉइस में बताना है, डिड यू नॉट बाई द रिटर्न टिकट्स टू देहरादून। ठीक है, तो हमने क्या सीखा था कि जब भी हम एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो क्या करना है? सिंपली जो इसका मेन वर्ब है उसको हम बी के फॉर्म में चेंज करेंगे, और जो भी मेन वर्ब है उसका थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। यानी एक्टिव से पैसिव वॉइस बदलने के लिए बी को हम इसमें ऐड करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए, डिड यू नॉट बाई द रिटर्न टिकट टू देहरादून। तो डिड यू नॉट बाई ये किस फॉर्म का है? डिड किस में हम यूज करते हैं? पास्ट में। ठीक है, तो पास्ट में यूज करने के लिए हम बी का फॉर्म कौन सा यूज करेंगे? सेकेंड फॉर्म। यानी बी का सेकेंड फॉर्म क्या यूज करेंगे? बी का सेकेंड फॉर्म होता है वॉज या वर। यानी हमारे पास जो वर्ब होगा वो क्या होगा? वॉज या वर। उसके बाद हाँ, हमारे पास क्या है? मेन वर्ब बाई, तो बाई का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे बॉट। यानी सेंटेंस में ये वाला वर्ब होना चाहिए, वॉज या वर, उसके बाद बॉट। ठीक है, तो वॉज ये हो सकता है, वर ये हो सकता है, हैड नहीं होगा, या फिर ऑप्शन नंबर 4 वर्ब हो सकता है। चेक करते हैं। अब हमारे पास अगर सेम टाइप के 2 वर्ब आ गए
आगे भी चेक कर लेते हैं इसमें बॉट दिया है कि नहीं। वॉज द रिटर्न टिकट्स टू देहरादून वॉज बॉट बाई यू, यानी ये हो सकता है। वर द रिटर्न टिकट्स टू देहरादून नॉट बीइंग, यहाँ पे बीइंग एक्स्ट्रा ऐड कर दिया गया, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड भी हमारा कैंसिल हो गया। फोर्थ में वर द रिटर्न टिकट्स टू देहरादून नॉट बॉट, यानी ऑप्शन नंबर 4 भी हो सकता है। अब यहाँ पे चेक कर लीजिए, जब हमारा वर्ब सेम हो जाए तो हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट इनको चेक करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम हमारा जो एक्टिव वॉइस में दिया था उसका हमारे पास ऑब्जेक्ट क्या है, डिड यू नॉट बाई व्हाट द रिटर्न टिकट। रिटर्न टिकट यहाँ पे क्या हुआ, ऑब्जेक्ट। तो जो ऑब्जेक्ट है पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनेगा। द रिटर्न टिकट्स कैसा सब्जेक्ट है, कैसा सब्जेक्ट है, प्लूरल। तो हमारा जो सेंटेंस में सब्जेक्ट होगा प्लूरल होगा, और उसके लिए वर्ब कैसा होगा, प्लूरल। तो प्लूरल वर्ब यहाँ पे क्या हो जाएगा, वर्ब, ठीक है, यानी उसमें क्या होना चाहिए, वर्ब। तो हमारे पास दो ऑप्शन था, यहाँ पे वॉज दिया है तो ये इनकरेक्ट हो गया, इसमें वर्ब दिया, यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है। इसमें इनकरेक्ट जो स्पेल्ड है उसको हमें फाइंड आउट करना है, और कौन से वाले वर्ड जो अंडरलाइंड है। तो सीमा वॉज अ टिमिड गर्ल, TIMID, टिमिड यानी होता है डरपोक, स्पेलिंग बिल्कुल करेक्ट है। सी डिड नॉट टॉक टू पर्सन और पीपल हु वर नॉट फैमिलियर टू हर, फैमिलियर FAMILIAR, यानी ये भी करेक्ट है। सी वॉज एन इंट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट यानी जो दूसरों से ज़्यादा बात नहीं करता, अपने आप में ही रहता है, इंट्रोवर्ट, INTROVERT, सिंस एडोलेसेंस, एडोलेसेंस जब से यानी जवान हुई तब से। तो एडोलेसेंस का स्पेलिंग ADOLOSE, ये इनकरेक्ट होता है। हमारे पास जो एडोलेसेंस की स्पेलिंग क्या होता है, ADOLESCENCE, एडोलेसेंस। तो ये हमारे पास इनकरेक्ट वर्ड हो गया, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। इडियम एंड फ्रेज इसके लिए बताना है। वेनिला मेड अ बिग फस अबाउट अ स्मॉल प्रॉब्लम, यानी छोटी चीज़ को बड़े रूप में दिखाना, उसके लिए क्या होता है, स्टॉर्म इन अ टी कप, बढ़ा चढ़ा कर बताना। मुद्दा बहुत कम है यानी छोटा है, लेकिन उसको हम एग्जेगरेट करके बताते हैं, उसको बोलते हैं अ स्टॉर्म इन अ टी कप। नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट सेंटेंस जो हमारे पास है, इनमें हमें क्या निकालना है, पैसिव वॉइस चेंज करना, किसका, महेश एंड हिज टीम वर हेल्पिंग द फायर एंड रेस्क्यू टीम। तो इसका हमें पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो पैसिव वॉइस के लिए क्या करेंगे, इसका मेन वर्ब देखिए किस में है, मेन वर्ब कैसा, हेल्पिंग। तो इसको बी के फॉर्म में लिखेंगे तो ING हो जाएगा, बीइंग, और उसके बाद हेल्प का थर्ड फॉर्म हेल्प, ठीक है। तो ये होना चाहिए। और उसके बाद जो यहाँ पे वॉज या वर है, तो यहाँ पे अगर सिंगुलर है तो वॉज, या प्लूरल है तो वर, ये होना चाहिए। तो किस वाले पार्ट में है ये, अगर इसमें हम देखें तो केवल हेल्प लिख दिया तो ये इनकरेक्ट हो गया। नेक्स्ट वाले पार्ट में वॉज बीइंग हेल्प, ये है, यानी ये हमारा हो सकता है। उसके बाद में देखें बीइंग हेल्प, इसमें केवल फर्स्ट फॉर्म लिख दिया तो ये इनकरेक्ट। यहाँ पे क्या लिखा है, वॉज, उसके बाद बीन लिख दिया, यानी ये भी इनकरेक्ट। ऑप्शन नंबर सेकंड बच गया, ऑप्शन नंबर हमारा सेकंड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, करेक्ट स्टेटमेंट, इट इज़ अ नाइस पार्टी, आई एम गोइंग द पार्टी, इट इज़ नाइस पार्टी, इट इज़ अ नाइस पार्टी, आई एम गोइंग एन पार्टी, यानी पार्टी के लिए जो आर्टिकल है उसके लिए हमें सही बताना है कौन सा पार्ट होगा। तो द पार्टी यानी कौन सी पार्टी की बात कर रही है, इस पार्टी की, जो पहले बता दिया कौन सा पार्टी, जो नाइस था उसके लिए हम जा रहे हैं, यानी द हो सकता है। एन पार्टी नहीं होगा, क्योंकि एन का ही यूज हम वॉवेल साउंड के लिए करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पार्टी तो कॉन्सोनेंट साउंड हो गया पी, इसलिए हम पार्टी को हम किस लिए यूज करते हैं, पार्टी। यहाँ पे एक कॉन्सोनेंट साउंड हो गया, इसलिए ये नहीं होगा। आप पार्टी नहीं करेंगे क्योंकि हमें पार्टी के बारे में पहले ही डिफाइन कर दिया, तो डेफिनेट आर्टिकल का यूज करेंगे। एंड पार्टी यहाँ पे ये भी इनकरेक्ट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट हो जाएगा। अ बुक और सेट ऑफ बुक्स गिविंग इन्फॉर्मेशन अबाउट ऑल एरियाज ऑफ नॉलेज, यानी इसके लिए वन वर्ड जिसमें सारी चीज़ों का वर्णन है, यानी जो सब कुछ को डिफाइन करता है, उसको बोलते हैं इंसाइक्लोपीडिया। क्वेश्चन नंबर 12, सिनोनिम बताना है, पर यूज का मतलब होता है उसको वेरीफाई करना, चेक करना। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 13, पैराजंबल का अगेन क्वेश्चन, ये थर्ड क्वेश्चन आ गया हमारे पास पैराजंबल का। इसमें ऑप्शन क्या दिया है, सी हो सकता है, ए हो सकता है, या डी हो सकता है। फर्स्ट पार्ट हमारा इनसे स्टार्ट हो सकता है, चेक करते हैं। वी ऑफन मेक ऑल थिंग्स अराउंड अस द वे वी वॉन्ट देम, यानी सिंपल ये बोल रहा है कि हम जनरली क्या करते हैं चीज़ों को, वी ऑफन मेक ऑल थिंग्स अराउंड, कैसे बनाते हैं, जैसा हम चाहते हैं। इवन ड्यूरिंग आर पिलग्रिमेज वी हैव बिगन टू लुक फॉर वॉट एवर
makes our heart happy. Our mind is resourceful enough to find shortcuts in simple and easy way. It is as if external solution will fulfill our need and we need to make. अब यहाँ पे जो हम निकालेंगे तो इट इज़ एज, ये ऐसा है, यानी इसके बारे में पहले बता दिया गया है, जिसके बारे में यहाँ पे डिस्क्राइब कर रहा है कि इट इज़ एज if external solutions will fulfill our need and we do not want to make any special effort even in our spiritual speech सर्च, यानी इसके बारे में बता रहा है जो पहले इसके बारे में डिस्क्राइब कर दिया गया था। यानी फर्स्ट पार्ट हमारा डी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर 4 इनकरेक्ट हो गया। ए और सी, वी ऑफन मेक ऑल थिंग्स, यानी उस चीज़ों को बोल रहा है जो हम जैसा चाहते हैं वैसा बनाना चाहते हैं। और सी में क्या दिया था, आर माइंड इज रिसोर्सफुल इनफ टू फाइंड शॉर्टकट्स इन सिंपल एंड ईजी वे। ये तो यहाँ पे हमारा जो इंट्रोडक्शन पार्ट है सी वाले पे बता रहा है, ठीक है, कि हमारा माइंड कैसा है, टू शॉर्टकट्स चाहता है इन सिंपल एंड ईजी वे में। उसके बाद ए, वी ऑफन मेक ऑल थिंग्स अराउंड अस द वे वी वांट देम। उसके बाद है बी, इवन ड्यूरिंग आवर पिलग्रिमेज वी हैव बिगन टू लुक फॉर व्हाटएवर मेक्स आवर हार्ट हैप्पी। एंड उसके बाद डी है, इट इज़ एज, जैसे कि इफ़ एक्सटर्नल सोल्यूशन, यानी ऑप्शन हमारा सी से इंट्रोडक्टिव पार्ट हमको पता चल गया और एक ही ऑप्शन में सी दिया है, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, अगेन वी हैव अ क्वेश्चन ऑफ पैराजंबल। ये हमारे पास देखिए 4th क्वेश्चन है, यानी शिफ्ट में 4 क्वेश्चन आ चुके हैं पैराजंबल के। सो चलिए शुरू करते हैं। अगेन हमारे पास जो ऑप्शन है ए से स्टार्ट हो सकता है, बी से, सी से या डी से, यानी हमें इंट्रोडक्टरी पार्ट अगर पता चल जाए तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इट इज़ बिकॉज द प्रैक्टिकल पीपल इन सोसाइटी, ये इसलिए है क्योंकि प्रैक्टिकल पीपल इन सोसाइटी बूस्ट करते हैं हैविंग द प्रैक्टिकल अप्रोच को, यानी किसी चीज़ के बारे में बता दिया गया है, अब उसका इसके बारे में डिस्क्राइब कर रहा है कि ये इसलिए क्योंकि प्रैक्टिकल पीपल सोसाइटी में बूस्ट करते हैं हमारे प्रैक्टिकल अप्रोच को, यानी फर्स्ट पार्ट हमारा ए नहीं हो सकता। सेकेंड पार्ट, इट इज़ वेरी लाइकली फॉर यंगस्टर्स टू सीक एडवाइस फ्रॉम देयर एल्डर्स, यंगस्टर्स के लिए बहुत ज़रूरी है टू सीक एडवाइस फ्रॉम देयर एल्डर्स, किससे एडवाइस लेना, हमारे एल्डर्स से, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा हो सकता है। एम्फेसाइजिंग अपॉन द टाइम्स दैट प्रिवेल्ड द यूथ वेरी मच गेट देयर क्वेरीज आंसर्ड सिस्टमेटिकली, इसमें यूथ के बारे में बताया गया है कि जो हमारा यूथ है वो आंसर को कैसे सिस्टमेटिकली फाइंड कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी क्या है, इन द सिमिलर कॉन्टेक्स्ट, यानी एक कॉन्टेक्स्ट पहले बता दिया गया है उसके बारे में दोबारा बता रहा है कि इन अ सिमिलर कॉन्टेक्स्ट इवन द एल्डर्स आर, यानी हमारे पास जो सेंटेंस है ऑप्शन नंबर डी, उसमें जिस कॉन्टेक्स्ट की बात कर रहा है उसके पहले हम किसी और कॉन्टेक्स्ट को बता चुके हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा फर्स्ट पार्ट नहीं हो सकता, ठीक है। तो इन द सिमिलर कॉन्टेक्स्ट इवन द एल्डर्स आर in most likelihood expected to give their advice as a word of guidance। तो हमारे पास दो ऑप्शन बच गए, हम या तो बी से स्टार्ट होगा या तो सी। बी से चेक करते हैं, इट इज़ वेरी लाइकली फॉर यंगस्टर्स टू सीक एडवाइस फ्रॉम देयर एल्डर्स। देन डी, इन द सिमिलर कॉन्टेक्स्ट, यानी यंगस्टर्स के बारे में बताया गया है कि एडवाइस फ्रॉम देयर एल्डर्स। अब इन द सिमिलर कॉन्टेक्स्ट इवन द एल्डर्स, अब एल्डर्स के बारे में बता रहा है, इन द मोस्ट लाइकलीहुड एक्सपेक्टेड टू गिव देयर एडवाइस एज अ वर्ड ऑफ गाइडेंस, इनका क्या है कि एक्सपेक्ट करते हैं टू गिव देयर एडवाइस, कैसा देना, वर्ड ऑफ गाइडेंस, गाइडेंस के रूप में। उसके बाद है ऑप्शन नंबर सी, एम्फेसाइजिंग अपॉन द टाइम्स दैट प्रिवेल द यूथ वेरी मच गेट देयर क्वेरीज आंसर्ड कैसे, सिस्टमेटिकली। एंड डी, इट इज़ बिकॉज द प्रैक्टिकल पीपल, ये क्यों है, क्योंकि प्रैक्टिकल पीपल इन सोसाइटी जो बूस्ट करते हैं हमारे प्रैक्टिकल अप्रोच को, यानी करेक्ट हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। जो पहले बताया कि यंगस्टर्स को सीख है फॉर एडवाइस, किससे, फ्रॉम देयर एल्डर्स। फिर डी में दिया गया है कि सिमिलर वे में एल्डर्स से भी एक्सपेक्ट किया जाता है कि उनको गाइडेंस के रूप में एडवाइस दें, ठीक है। उसके बाद ये क्यों है, क्योंकि सोसाइटी में जो प्रैक्टिकल पीपल है बूस्ट करते हैं प्रैक्टिकल अप्रोच को, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 है। 15 में देखिए क्या बोल रखा है, सिनोनिम, मैचिंग यानी सिमिलर होना, मैचिंग, अपॉइंटिंग नहीं, डिस्टिंग्विश यानी डिफरेंट, एडोरिंग एडोर करना, रिसेंबलिंग यानी सिमिलर। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन डी। एंटोनिम बताना है डेरिसन, डेरिसन का मतलब होता है निगेटिव में, नापसंद या घृणा, उसका उल्टा क्या हो जाएगा, एडमायरेशन, ठीक है। एडमायर हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। मॉडरेट का सिनोनिम बताना, मॉडरेट का क्या होगा, सस्टेनेबल यानी काम चलाओ,
कंसिडरेबल यानी कंसिडर कर सकें जिसे, रिस्पेक्टेबल यानी होता तो ये तो ज़्यादा पॉजिटिव सेंस में चला गया। मॉडरेट का क्या होगा, रीजनेबल। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। यील्डिंग, यील्डिंग यानी किसी जैसे कोई हमारे पास शर्त रखा उसको हम मान लेते हैं, उसको बोलते हैं यील्ड करना, तो एग्री होना है। तो यील्ड का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, कंसीडर्ड। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। कॉटेड, हाउंडेड, ट्रेंडेड ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, इनकरेक्ट स्पेलिंग। तो डिसीव, DECEIVE, ठीक है, डिसीव करेक्ट है। रिसिप्ट, RECI नहीं होता, RECEIPT, रिसिप्ट। रेजिस्टेंस, पोस्टपोन। ठीक है, तो सेकेंड पार्ट हमारा करेक्ट हो जाएगा। ओके, अब है हमारे पास क्लोज टेस्ट के क्वेश्चन। तो क्लोज टेस्ट का सॉल्व करने का तरीका, वंस वी हैव टू गो थ्रू द पैसेज, और इसका जो सेंस है वो निकालना है पॉजिटिव सेंस में या निगेटिव सेंस में। उसके बाद ये फैक्ट पर बेस्ड है, ठीक है, ये न्यूज़पेपर से उठाया गया है, इस टाइप के अगर जो हमारे पैसेज हैं उसको हमें सबसे पहले इसका मीनिंग निकालना है। तो लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज कैन बी चैलेंजिंग बट इट इज़ ऑल्सो डैश, इट कैन open up new opportunities for communication and cultural exchange. When learning a new language, it is important to be patient and dash yourself time to progress. One way to make language learning easier is to dash to it every day, even if it is just for a few minutes. This helps in building consistency and reinforcements. Reinforces that you are learning. Practicing speaking and listening is also important, not just reading and writing. By immersing yourself in the language and culture, you can accelerate your dash and gain a deeper understanding of the language. Learning a new language is not only practical but it is also dash and can be fun experience. तो लैंग्वेज को लर्न करने का प्रोसीजर बताया गया है, यानी एक सिंपल हमारे पास पैसेज है जो कॉमन सेंस यानी जो हमारा प्रैक्टिकल अप्रोच है उसके बारे में बताया गया है, पॉजिटिव सेंस में ये मीनिंग बताया गया है। चलिए, हमारा फर्स्ट पार्ट है, लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज कैन बी चैलेंजिंग बट इट इज़ ऑल्सो डैश। कैसा है, इट इज़ ऑल्सो चैलेंजिंग है, यानी चैलेंज कर सकते हैं, लेकिन हमको इसके अलावा क्या मिलेगा, यानी यहाँ पे अगर चैलेंजिंग को अगर नेगेटिव सेंस मिले तो बट दे दिया, बट के साथ हम क्या यूज करेंगे इधर, पॉजिटिव। इट इज़ ऑल्सो इनसिग्निफिकेंट यानी महत्वपूर्ण नहीं है, रिवार्डिंग, पॉइंटलेस, कस्टमाइजिंग नहीं। तो हमारे पास पॉजिटिव सेंस में कौन है, हमारे पास जो वर्ड रिवॉर्डिंग, इट इज़ ऑल्सो रिवॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक है, इट कैन ओपन अप न्यू अपॉर्चुनिटीज फॉर कम्युनिकेशन एंड कल्चरल एक्सचेंज। वेल लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज क्या होता है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू बी पेशेंट, पेशेंट रखना, एंड डैश योर सेल्फ टाइम टू प्रोग्रेस, यानी एंड का यूज अगर पॉजिटिव है तो इधर पॉजिटिव सेंस में रखना पड़ेगा। टू बी पेशेंट एंड क्या, गिव योर सेल्फ टाइम टू प्रोग्रेस, अपने आप को क्या दो, गिव योर सेल्फ टू प्रोग्रेस। निग्लेक्ट नहीं करना है अपने आप को, रस नहीं करना, फोर्स नहीं करना है, क्या करना है, गिव योर सेल्फ टाइम टू प्रोग्रेस। वन वे टू मेक लैंग्वेज लर्निंग ईजियर इज, क्या है इसका तरीका लैंग्वेज को ईजी करने का, ऑप्शन नंबर 3 हमारे पास है, क्या है, इज डैश टू इट एवरीडे। क्या करना पड़ेगा हमें एवरीडे, यहाँ पे बताना है। हेजिटेट यानी अपने आप को रोकना या संकोच करना, कमिट करना या फॉरगेट भूल जाना है, प्रोक्रास्टिनेट, सब यहाँ पे नेगेटिव सेंस में है, केवल एक ही पॉजिटिव सेंस में क्या है, कमिट। easier is to commit to it every day, even if it is just for a few minutes, चाहे भले ये कुछ समय के लिए हो, लेकिन हमें क्या करना है, इसे हर दिन प्रैक्टिस करना है। This helps in building consistency and reinforces what you are learning. Practicing speaking and learning is also important, not just reading and writing. ठीक है, नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है, by immersing yourself in the language and culture, you can accelerate your dash and gain a deeper understanding of knowledge. तो you can accelerate your what, पॉजिटिव सेंस में देखना है, और किस चीज़ को एक्सेलरेट कर सकते हो, पिच को एक्सेलरेट कर सकते हो, तो यहाँ पे पिच का कोई मैटर ही नहीं है। कॉम्प्लेसेंसी या अपने प्रोग्रेस को, या स्टेमिना हम फिजिकल सेंस में लेते हैं, तो यहाँ पे इसका कोई मीनिंग नहीं है। एक्सेलरेट योर प्रोग्रेस एंड गेन अ डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ नॉलेज, ठीक है, तो यहाँ पे एक्सेलरेट हो जाएगा। लास्ट हमारा जो फिल इन द ब्लैंक है क्या है, देखिए,
लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज इज नॉट ओनली प्रैक्टिकल बट इट इज़ ऑल्सो डैश एंड कैन बी फन एक्सपीरियंस। ये केवल प्रैक्टिकल नहीं है, लेकिन इट इज़ ऑल्सो क्या है, डॉन्टिंग यानी डरावना है, ऑर्डुअस है, इंटिमिडेटिंग है, एंजॉयबल है। तो ये ना केवल प्रैक्टिकल है, ये ऑल्सो क्या है, इंजॉयबल एंड कैन बी फन एक्सपीरियंस। इंजॉयबल है और ये फन एक्सपीरियंस हो सकता है। तो ये हमारे पास पैसेज थे एंड दीज ऑल 25 क्वेश्चंस वी हैव डन। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए हैं एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट को पुट अप करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।